मुख्यमंत्री बनने के काल में ही उसने इस पूरे पिडमॉन्ट वाले एरिया, सार्डिनिया पिडमॉन्ट की डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दिया। वो ये मानता था कि जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे हम अपने देश को डेवलप नहीं कर सकेंगे। उसने कई डेवलपमेंट के काम किए। उसने बिजनेस को डेवलप कर दिया, उसने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप कर दिया, उसने इकोनॉमी को फ्री कर दिया, सेना और एजुकेशन के क्षेत्र में भी उसने बहुत सारे काम किए। बहुत सारे अलग अलग लोगों का सपोर्ट मिला उसको। और इसके बाद अब उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने जो शासक हैं विक्टर इमैनुअल सेकंड, क्यों ना उनकी मदद करके इटली के सारे स्टेट्स को यूनाइट करने की कोशिश करूं। चलिए, तो अब इटली का यूनिफिकेशन का दौर शुरू होता है। अब कावूर बहुत अच्छी फ्रेंच भाषा बोलता था, तो उसने क्या किया, उसने फ्रांस की सेना की मदद लेकर के ऑस्ट्रिया के खिलाफ, जो ऑस्ट्रिया नॉर्थ ईस्ट में शासन करता था, उसके खिलाफ उसने फ्रांस को तैयार कर लिया। अब इसके बाद फ्रांस के साथ युद्ध में वो एकजुट हो गया ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और 1859 ईस्वी में दोनों ही पक्षों के बीच युद्ध शुरू हो गया। यानी इटालियन सेनाएं, फ्रेंच सेनाएं एक साथ, और उनके अगेंस्ट थी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया। ऑस्ट्रिया वाले हिस्से को, जो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था, उन स्टेट्स को अब इटली के शासक ये विक्टर इमैनुअल सेकंड ने अपने कब्जे में ले लिया। चलिए, अब ये नीचे की तरफ बढ़े, नीचे मतलब दक्षिणी इटली की तरफ बढ़े। जब ये सेंट्रल इटली की तरफ बढ़े तो वहां की जो जनता थी वो जो रोम के शासन में, रोम के आसपास वाले हिस्से में रहती थी और पोप के शासन को मानती थी, वहां पर एक रेफरेंडम आयोजित किया गया। रेफरेंडम, यहाँ कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था। यहाँ के लोगों ने स्वयं ही तय किया कि हम अब विक्टर इमैनुअल सेकंड को अपना शासक मानते हैं, क्योंकि वो विक्टर इमैनुअल के बारे में जान चुके थे। उन्होंने जाना कि कैसे विक्टर इमैनुअल सेकंड ने अपने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के ऑस्ट्रिया के कब्जे से एक इटालियन राज्य को मुक्त कराया। तो अब इन सब लोगों ने मिलकर के एक जनमत संग्रह किया। रेफरेंडम कहते हैं उसे, लोगों के विचारों को इकट्ठा किया जाना रेफरेंडम कहा जाता है। तो एक रेफरेंडम किया गया यहाँ, और यहाँ के लोगों ने कहा कि अब हम पोप के शासन को नहीं मानेंगे, हम विक्टर इमैनुअल सेकंड को अपना शासक मानते हैं। तो देखिए, नॉर्दर्न इटली और सेंट्रल इटली, ये ऑटोमेटिकली विक्टर इमैनुअल सेकंड को अपना शासक मानना शुरू कर दिया इन्होंने। अब रह गया दक्षिणी हिस्सा। दक्षिणी हिस्सा जहां पर किंगडम ऑफ टू सिसिलीज हुआ करता था। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, यहां पर शासन करते थे बर्बन डायनेस्टी के लोग, है ना। अब इस साउदर्न इटली वाले हिस्से पर, ये साउदर्न इटली है, इसके बाद नीचे आप देखेंगे मेडिटेरेनियन सी शुरू हो जाता है, भूमध्य सागर शुरू हो जाता है। तो ये जो दक्षिणी हिस्सा है इटली का, यहाँ पर शासन था बर्बन डायनेस्टी के लोगों का, जो स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी के लोग थे। अब इसी क्षेत्र को जीतना जरूरी था। इस क्षेत्र को जीतने के लिए जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा मदद की विक्टर इमैनुअल सेकंड की, उसका नाम था जूसेप्पे गैरिबाल्डी। अब गैरिबाल्डी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गैरिबाल्डी मेज़िनी और कैमिलो डी कावूर, जो पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था, इन दोनों के ही कंटेम्पररी था वो, मतलब समकालीन था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। वो एक कुशल नाविक था। उसने कई क्रांतिकारी विद्रोह में हिस्सा भी लिया था और उसे आजीवन कैद की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन वो भाग गया, और भाग करके वो एक्साइल में था, वो देश से बाहर था। और वहां से बाहर जाकर के उसने बहुत सारे पैसे कमाए और पैसा इकट्ठा करके वो वापस अपने कंट्री आया। कंट्री आने के बाद अब उसने जब अपने देश में देखा, वो 1848 में आया इटली, उसने देखा कि जब उसके देश को यूनाइट करने की कोशिश की जा रही है, वहां के सारे स्टेट्स को यूनाइट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसने जोर शोर से इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उसने अपने साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स, आर्म्ड वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया, और उसका नाम रखा उसने रेड शर्ट्स। गैरिबाल्डी की जो प्राइवेट आर्मी थी उसका नाम था रेड शर्ट्स, लाल कुर्ता। तो इन रेड शर्ट्स के साथ मिलकर के उसने दक्षिणी इटली के जो राज्य थे, जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज कहे जाते थे, इसमें उसने बर्बन डायनेस्टी के शासकों के ऊपर हमला कर दिया। बर्बन डायनेस्टी के जितने भी शासक थे वहां से वो भाग गए, और जब विक्टर इमैनुअल उत्तरी इटली से मध्य इटली होते हुए जब दक्षिणी इटली की तरफ आया, जब वो अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाते हुए आया, तो गैरिबाल्डी ने उसका स्वागत किया और उसे बताया कि वो दक्षिणी इटली के हिस्से पर भी कब्जा कर चुका है, और उसने विक्टर इमैनुअल को दक्षिणी इटली की जिम्मेदारी सौंप दी। इस तरह 1861 ईस्वी के आते आते तक नॉर्दर्न इटली के हिस्से से लेकर के साउदर्न इटली तक का हिस्सा विक्टर इमैनुअल सेकंड के नियंत्रण में आ गया। तो ये इटली का यूनिफिकेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं।
ऑन द 18th of फरवरी 1861, 18 फरवरी 1861 को इटली के ज्यादातर स्टेट्स को आपस में मिला लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, अभी भी कुछ हिस्से ऐसे थे जिनके ऊपर विक्टर इमैनुअल सेकंड का शासन नहीं था। ये बाद में इटली में मिलाया गया था इसको। 1870 ईस्वी के आसपास आकर के विक्टर इमैनुअल सेकंड ने रोम पर कब्जा किया था, लेकिन चूंकि 1861 तक इन ज्यादातर राज्यों को उसने जीत लिया था, इसीलिए इटली का यूनिफिकेशन प्रोसेस 1861 को ही माना जाता है, जब यूनिफाइड इटली का शासक बनाया गया था विक्टर इमैनुअल सेकंड को। तो आप कह सकते हैं कि 18 फरवरी 1861 को इटली को यूनिफाई माना गया, कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए। अभी भी कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया के पास थे, एक छोटा सा हिस्सा था वेनेशिया, वो अभी भी ऑस्ट्रिया के पास था, और रोम वाला हिस्सा 1870 में जाकर के 1870 में जाकर के विक्टर इमैनुअल सेकंड ने रोम के ऊपर कब्जा किया था। तो इटली के कुछ हिस्से अभी भी ऐसे भी थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जाकर के इटली का हिस्सा मानना स्वीकार किया था। तो इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में माना जाता है वो सार्डिनिया पिडमोंट का जो प्राइम मिनिस्टर था, काउंट कैमिलो डी कावोर, और उसके साथ ये 2-3 लोग, जो एक पूर्व क्रांतिकारी रह चुका था जूसेप्पे मेज़्ज़िनी, और एक दूसरा क्रांतिकारी जूसेप्पे गैरिबाल्डी, और इन सभी के का जो लीडर था वो था विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो इस तरह से आपने पढ़ा इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस chunnusatyajit@gmail.com पर मेल करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगले चैप्टर में हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम ब्रिटेन के बारे में बताएंगे आपको कि कैसे ब्रिटेन नामक एक कंट्री का इमरजेंस हुआ, कैसे ब्रिटेन नामक एक देश बन करके उभरा, कैसे एक आइलैंड पर बने अलग अलग भाषाई समूहों को इकट्ठा करके आज एक किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है, और कैसे वहां पर एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी के साथ कैसे लड़ाई झगड़े किए और कैसे एक देश की डेवलपमेंट हुई। तो तब तक पढ़ाई जारी रखें। सी यू।